गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक रहेगा अपना इम्प्लांटेशन, जिसको हिंदी में निरूपण बोलते हैं। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी और इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 17 नंबर पार्ट के अंदर अपन को इम्प्लांटेशन यानी निरूपण पढ़ना है। तो ये जो डायग्राम है आपके सामने ये किसका है? इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन यानी निरूपण, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन डायग्राम के द्वारा निरूपण को शो करेंगे। तो उससे पहले इसकी डेफिनेशन सुनिए कि जो ब्लास्टुला होता है उसका माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर से संपर्क स्थापित करना या फिर ब्लास्टुला का माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर धंसना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब इम्प्लांटेशन की जो घटना होती है ये फर्टिलाइजेशन के छठे दिन संपन्न होती है। फर्स्ट ऑफ आप ध्यान रखिएगा, हम इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे आप? ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। ब्लास्टुला का माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के एंडोमेट्रियम स्तर में धंसना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ब्लास्टुला का माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में धंसना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार भी लिख सकते हो कि ब्लास्टुला का माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर से संपर्क स्थापित करना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। एक इसके अलावा आप ये भी याद रखना, इम्प्लांटेशन की घटना फर्टिलाइजेशन के छठे दिन संपन्न होती है। इम्प्लांटेशन की जो घटना होती है ये फर्टिलाइजेशन के छठे दिन संपन्न होती है। और इससे पहले अपन को इम्प्लांटेशन की घटना किस प्रकार से संपन्न होती है ये पढ़ना है। तो आप ध्यान रखिएगा, इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन और इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के छठे दिन संपन्न होता है। तो इधर इम्प्लांटेशन को शो करते हुए डायग्राम दर्शाया गया है। ये है ओवरी, इधर एस्ट्रोजन हार्मोन दिखाया गया है। एस्ट्रोजन हार्मोन, इधर ये एफएसएस दिखाया गया है। इधर ये क्या है? फिम्बरी। और ये क्या है? एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये जो आवरण है वो क्या है? एंडोमेट्रियम। और इधर ये क्या है? ब्लास्टुला। आप सभी जानते हो कि कोपुलेशन यानी मैथुन के समय मैल होता है वो अपने स्पर्म किसमें स्थानांतरित करता है? वेजाइना के अंदर स्थानांतरित करता है, ठीक है।
मेल अपने स्पर्म को पेनिस की सहायता से फीमेल की वेजाइना के अंदर स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार ये जो स्पर्म होते हैं ये वेजाइना से होते हैं यूट्रियस सर्विक्स, यूट्रियस से होते हुए फिलोपियन ट्यूब के अंदर की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप सभी जानते हो कि हमने स्पर्म की संरचना पढ़ी थी। स्पर्म के अंदर जो अपन को चोटीनुमा संरचना के रूप में गुथी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही थी, इस प्रकार से अपन ने चोटीनुमा संरचनाएं गुथी हुई दिखाई दे रही थी, जिसको क्या बोला था, निबेन करण। क्या बोला था, निबेन करण। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये स्पर्म को गति करते समय क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब देखिएगा जो स्पर्म होता है वो गति करते हुए ओविडक्ट के इस्थमस भाग से किसमें पहुंचता है, एम्पुला में, एम्पुला पार्ट के अंदर पहुंचता है। आपको ये भी बताया गया था कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, एम्पुला भाग के अंदर संपन्न होती है। अब देखिएगा ओवरी के अंदर oogenesis की क्रिया होती है और किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब इधर हमने ये भी बताया था कि ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक भाग ऐसा होता है जो यूट्रियस के साथ जुड़ा रहता है, जिसको क्या नाम दिया था, इस्थमस नाम दिया था। सेकंड जो पार्ट होता है वो स्वतंत्र होता है और किसकी तरफ उपस्थित होता है, अंडाशय की तरफ उपस्थित होता है। इस पार्ट को हमने क्या बोला था, इनफंडिबुलम, और यहाँ पर पाए जाने वाले छिद्र को क्या बोला था, ओस्टिया। क्या बोला था, ओस्टिया। ठीक है, और इस भाग से अंगुली के समान परवर्ध निकले हुए रहते हैं, जिनको क्या बोला था, फीमरी बोला था। अब देखिएगा इस्थमस और इनफंडिबुलम के बीच का भाग क्या कहलाता है, एम्पुला, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिएगा ओवरी के अंदर oogenesis की क्रिया होती है, तो क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। ठीक है, यानी जो फॉलिकल बनते हैं, और फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो मैच्योर होकर के जब उसका स्फुटन होता है तो सेकेंडरी जो oocyte होती है इस ओस्टिया से होते हुए इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब देखिएगा इधर से जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को वेजाइना के अंदर क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। तो जो स्पर्म होते हैं इस वेजाइना से यूट्रियस सर्विक्स में, यूट्रियस सर्विक्स से होते हुए यूट्रियस में, यूट्रियस से होते हुए ओविडक्ट की इस्थमस भाग में, और इस्थमस से होते हुए एम्पुला भाग के अंदर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, एम्पुला भाग के अंदर क्या कर जाते हैं, ये प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिएगा जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। इधर ये एम्पुला भाग है, इधर से क्या आया, ओवा, इधर ओस्टिया से क्या प्रवेश किया इसके अंदर, ओवा, और इधर से गति करते हुए क्या आया, स्पर्म। ये क्या है, स्पर्म। इधर ये क्या है, ओव्यूल। ठीक है, अब जैसे स्पर्म गति करते हुए, स्पर्म क्या है, चल या गतिशील संरचना होती है, जबकि अंडाणु क्या है, अगतिशील संरचना होती है। अब देखिएगा कि जो शुक्राणु होता है वो इधर से गति करते हुए किसके संपर्क में आता है, अंडाणु के संपर्क में आता है। अब आप सभी जानते हो कि अंडाणु के चारों ओर क्या पाई जाती है, अंडझिल्ली पाई जाती है। तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम है उसके अंदर एक अपघटनकारी एंजाइम बना रहता है, जिसको हमने नाम दिया था हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज एंजाइम नाम दिया था। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, इस अंडाणु के चारों ओर उपस्थित अंडझिल्ली को गलाने का क्या करता है, कार्य करता है, ताकि ये शुक्राणु होता है वो इस अंडाणु के अंदर क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। इस प्रकार जो स्पर्म होता है जब अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो अपनी एक टेल भाग यानी पूंछ भाग को बाहर ही क्या कर देता है, त्याग देता है। इस प्रकार ये गति करता हुआ जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम का स्त्रावण किया जाएगा। हाइलुरोनिडेज एंजाइम इसके चारों ओर अंडाणु का जो
अंडाणु होता है उसके चारों ओर जो अंड झिल्ली उपस्थित होती है उसको क्या कर देता है, गला देता है। गलाने के तुरंत बाद ये इसके अंदर की ओर प्रवेश करेगा। प्रवेश करते समय क्या करता है, अपने टेल भाग को बाहर ही छोड़ देता है। अब क्या होता है कि स्पर्म और ओवा के न्यूक्लियस का क्या होता है, संयोजन होता है और एक द्विगुणित संरचना बनती है। यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिले तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। इस प्रकार इस ओवा के न्यूक्लियस और स्पर्म के न्यूक्लियस का संयोजन होता है, एक द्विगुणित संरचना बनती है, जिसको क्या नाम देते हैं अपन, जाइगोट नाम देते हैं। तो अब देखिएगा, जैसे ही स्पर्म और ओवा के न्यूक्लियस का संयोजन हुआ, इसको अपन ने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिएगा, फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक द्विगुणित संरचना बनती है। इस द्विगुणित संरचना को अपन क्या नाम देते हैं, जाइगोट। क्या नाम देते हैं इस द्विगुणित संरचना को, जाइगोट नाम देते हैं। अब जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था क्लीवेज क्या होता है, जाइगोट में होने वाले लगातार समसूत्री विभाजनों को क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहा जाता है। क्लीवेज की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी। क्लीवेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लीवेज को हिंदी में विदलन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विदलन। जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के तुरंत बाद इस जाइगोट के अंदर विदलन की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब विदलन किसे बोला था कि जाइगोट में होने वाले लगातार उत्तरोत्तर इन समसूत्री विभाजनों को क्या बोलते हैं, विदलन कहा जाता है। अब देखिएगा, इस प्रकार बना हुआ जो जाइगोट होता है, इसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है तो 2 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है, 2 कोशिकाएं बनती है। इधर मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ। आप डायग्राम बनाओ तो इसको अच्छे से शो कर देना। ये कितनी बन गई, 2 सेल, यानी 2 कोशिकाएं। जब इसमें वापस से सेकंड क्लीवेज हुआ तो 2 से कितनी बनेगी, 4। 2 से कितनी बनेगी, 4 सेल, ठीक है। अब 4 में वापस से डिवीजन हुआ, यानी कहने का मीन ये है कि जब वापस से क्लीवेज हुआ तो कितनी कोशिकाएं बनेगी, 8। कितनी कोशिकाएं बनेगी, 8 कोशिकाएं बनती है। ये कितनी है, 8 सेल, यानी 8 सेल स्टेज, 8 कोशिकीय अवस्था। इन 8 में वापस से जब क्लीवेज होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है, 16 कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है, 16 कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार से इसमें 16 कोशिकाएं बनती है। इस 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टूला कहा जाता है। अब देखिएगा, जो ब्लास्टूला होता है इसको थोड़ा बड़ा बना लेना, ब्लास्टूला को यहाँ तक शो कर देना, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ही ब्लास्टूला बना, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्लास्टूला किसे बोला था, 8 कोशिकाओं में जब वापस क्लीवेज हुआ था तो 16 कोशिकाएं बनी थी। इस 16 कोशिका अवस्था को मोरूला बोला था। 16 कोशिका अवस्था को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम छोटा पड़ रहा है, आप लोग, मैं 16 नहीं दिखाऊंगी, सीधा 32 दिखा दूंगी, आप लोग बना लेना उसके अंदर। ठीक है, 8 में जब वापस से क्लीवेज होगा तो 16 में वापस से क्लीवेज होगा तो क्या बनेंगी, 32 कोशिकाएं बनेंगी, यानी 32 सेल स्टेज। 32 कोशिकीय अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टूला। 32 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला कहा जाता है। अब देखिएगा, यह जो ब्लास्टूला है वही बनने के तुरंत बाद क्या करता है, इस फीमेल यानी जो माता का गर्भाशय होता है उसके एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर क्या होता है, दसना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार इस ब्लास्टूला का माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर दसना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन
इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, यानी निरूपण कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा, 16 कोशिका अवस्था को मोरूला बोलते हैं। जब मोरूला में वापस से यानी 16 कोशिका में वापस से क्लीवेज होगा तो 32 कोशिका बनेगी। 32 कोशिका अवस्था को क्या बोलेंगे? ब्लास्टुला। मैंने यहाँ पे 16 कोशिका शो नहीं किया है क्योंकि डायग्राम छोटा पड़ रहा है। आप लोग 16 इसके अंदर शो कर लेना। ठीक है, अब देखिएगा, इम्प्लांटेशन तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इम्प्लांटेशन की जो घटना होती है वो फर्टिलाइजेशन के 6ठे दिन संपन्न होती है। अब देखिएगा, इम्प्लांटेशन की क्रिया के लिए कार्पस ल्यूटियम का बना रहना आवश्यक होता है। अब देखिएगा, इम्प्लांटेशन की क्रिया के लिए किसका बना रहना आवश्यक है? कार्पस ल्यूटियम का बना रहना आवश्यक है, क्योंकि आप सभी जानते हो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। एस्ट्रोजन और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम स्तर होता है उसको थिक बनाता है। क्या बनाता है? थिक बनाता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर का वेस्क्युलराइजेशन यानी उसको क्या करता है? संवहनीय बनाता है। क्या बनाता है? उसको संवहनीय बनाने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, इम्प्लांटेशन की क्रिया के लिए कार्पस ल्यूटियम का बना रहना आवश्यक है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर को क्या बनाता है? थिक बनाता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर को क्या बनाता है? संवहनीय बनाने का कार्य करता है। इन दोनों ही हार्मोनों के कारण क्या होता है? गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर मोटा हो जाता है और क्या हो जाता है? संवहनीय हो जाता है, जिसके कारण इम्प्लांटेशन यानी निरोपण की घटना क्या होती है? संपन्न होती है। अब देखिएगा, आपको इम्प्लांटेशन का डायग्राम के द्वारा समझा दिया। अब देखिएगा, इम्प्लांटेशन को निम्न 3 प्रकार या 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिएगा, ये 3 टाइप इम्प्लांटेशन के कौन कौन से हैं वो देखिएगा। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि जंतुओं में निम्न 3 प्रकार का इम्प्लांटेशन पाया जाता है। नंबर 1, सुपरफिशियल टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन निरूपण के प्रकार। टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन निरूपण के प्रकार। तो देखिएगा, इम्प्लांटेशन निम्न 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। सेकंड है इक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। और थर्ड है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन को क्या बोलते हैं? सतही आरोपण। सतही
निरूपण। सेकंड कौन सा है? एक्सेंट्रिक, जिसको बोलते हैं अकेंद्री निरूपण। और थर्ड है इंटरस्टिशियल यानी अंतराली निरूपण। तो जंतुओं में मुख्य 3 प्रकार का निरूपण पाया जाता है। ये कौन कौन सा है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के इम्प्लांटेशन जंतुओं में पाए जाते हैं। फर्स्ट है सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, जिसको हिंदी में सतही निरूपण बोलते हैं। सेकंड एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन, जिसको हिंदी में अकेंद्री निरूपण बोलते हैं। थर्ड इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, जिसको हिंदी में अंतराली निरूपण कहा जाता है। फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन की। तो सुपरफिशियल को हिंदी में सतही निरूपण बोलते हैं। अब देखिएगा, इस प्रकार की इम्प्लांटेशन के अंदर जो कोरियोनिक सेक होता है वो वर्धीकर किसके संपर्क में आ जाता है? मान लीजिए ये क्या है? गर्भाशय की इस प्रकार गुहा है। इसमें जो कोरियोनिक सेक होता है ये वृद्धि करता हुआ इस गर्भाशय गुहा के इस प्रकार संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कोरियोनिक सेक का वृद्धि कर गर्भाशय गुहा के संपर्क में आना किस प्रकार का इम्प्लांटेशन कहलाता है? सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें किस प्रकार लिखोगे? इस प्रकार के इम्प्लांटेशन में कोरियोनिक सेक वर्धीकर गर्भाशय गुहा के संपर्क में आ जाता है। गर्भाशय गुहा के संपर्क में आ जाता है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? कुत्ता और बंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फिर से बता देती हूँ। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, मान लीजिए ये क्या है? यूट्रियस की गुहा यानी गर्भाशय की गुहा। ये मान लीजिए क्या है? कोरियोनिक सेक इस प्रकार से वृद्धि करता हुआ इस गर्भाशय गुहा के क्या आ जाता है? इस प्रकार से संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार इस कोरियोनिक सेक का वृद्धि करते हुए गर्भाशय गुहा के संपर्क में आना ही किस प्रकार का इम्प्लांटेशन है? सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। इस प्रकार का जो इम्प्लांटेशन होता है वो कुत्ता और बंदर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन, जिसको हिंदी में अकेंद्री निरूपण बोला जाता है। आप सभी जानते हो अकेंद्री का मतलब क्या होता है? यानी मतलब कोई चीज जब सेंटर में न हो तो उसको क्या बोलते हैं? अकेंद्री बोला जाता है। तो देखिएगा, अकेंद्री इम्प्लांटेशन के अंदर या अकेंद्री निरूपण के अंदर होता क्या है? इसके अंदर मान लीजिए ये कोरियोनिक सेक है, ये मान लीजिए गर्भाशय की गुहा है। ठीक है, अब इसमें जो कोरियोनिक सेक होता है ये कुछ समय के लिए, ये मान लीजिए गर्भाशय की गुहा है, इसमें कोरियोनिक सेक होता है वो कुछ समय के लिए ऐसे फोल्ड के अंदर बंद रहता है जिनका इस यूट्रियस ल्यूमन यानी गर्भाशय गुहा से कोई संपर्क नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की इम्प्लांटेशन के अंदर कोरियोनिक सेक कुछ समय के लिए ऐसे फोल्ड के अंदर बंद रहता है जिनका गर्भाशय गुहा से कोई संपर्क नहीं होता। इस प्रकार का इम्प्लांटेशन क्या कहलाता है? अकेंद्री निरूपण कहलाता है। किसमें पाया जाता है? चूहा और इसके अलावा गिलहरी के अंदर क्या पाया जाता है? एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन पाया जाता है। थर्ड अपन बात करते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन की। तो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतराली निरूपण कहा जाता है। अब अंतराली निरूपण की
को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो देखिएगा कि इसके अंदर जो कोरियोनिक सेक होता है वो वृद्धि करता हुआ गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर धंसना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हो कि इस प्रकार के इम्प्लांटेशन के अंदर जो कोरियोनिक सैक होता है वो वृद्धि करता हुआ इस गर्भाशय गुहा के अंदर क्या कर जाता है, ये मान लीजिए कोरियोनिक सेक है और इधर ये क्या है, गर्भाशय की गुहा है दोनों साइड से। तो इसमें क्या होता है, ये जो कोरियोनिक सेक होता है ये वृद्धि करता हुआ इस गर्भाशय गुहा के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार का जो इम्प्लांटेशन होता है वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप क्या लिखोगे, मनुष्य और चमगादड़। तो मनुष्य और चमगादड़ का जो कोरियोनिक सेक होता है वो वृद्धि करता हुआ गर्भाशय गुहा के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो अपने जो जंतुओं के अंदर 3 प्रकार के इम्प्लांटेशन पाए जाते हैं उसको कंप्लीटली उसकी क्या कर ली है, स्टडी कर ली है। आगे हम पढ़ेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी इस आरोपण या निरोपण की घटना पर हार्मोन किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं।